हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंगिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जिले में पंजीयन केंद्रों पर मनमाना शुल्क व फर्जी पंजीयन, किसानों का बड़ा आरोप। 6,785 रसीदें उपलब्ध कराकर देने का दावा रीवा। 14 अक्टूबर 2025 जिले के पंजीयन केंद्रों में जमीन पंजीयन कराने के नाम पर मनमाने शुल्क व फर्जी पंजीयनों की लगातार बढ़ती शिकायतों ने प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सेमरिया विधायक प्रतिनिधि ने बताया कि किसानों और प्रभावित लोगों का आरोप है कि सामान्य पंजीयन से लेकर साझात व कथित फर्जी सिकमी पंजीयन तक के लिए अलग अलग रकम वसूली जा रही है और इसमें कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का भी नाम जुड़ा हुआ है। शुल्क की सीमा विधायक प्रतिनिधि का कहना है कि किसानों का कहना है कि अपने नाम पंजीयन के नाम पर 100-200 रुपये, साझात पंजीयन के लिए 500-800 रुपये और किसी अन्य की जमीन को जोड़कर फर्जी पंजीयन सिकमी जुर्माना करने के लिए 1,000-2,000 रुपये तक की वसूली की जा रही है। विधायक प्रतिनिधि का कहना है कि इन वसूली में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कुछ अधिकारियों का लाभांश भी जाता है। इस सूची में जीएम ज्ञानेंद्र पांडेय का नाम भी किसानों ने लिया है। यह दावा किसानों की ओर से किया गया है। शिकायत निवारण विफल, फूड खाद्य विभाग में भी बिना रिश्वत भुगतान के शिकायत का निपटान नहीं होता। कई किसानों का कहना है कि दबाव बनाकर समझौता करवा लिया जाता है। हेल्पलाइन व दर्ज शिकायतें 181 हेल्पलाइन पर आने वाली पंजीयन संबंधी लगभग 90% शिकायतों में यही समस्या बताई जा रही है। मेरी जमीन का पंजीयन किसी और ने करवा लिया या ऑपरेटर ने मेरे पंजीयन को फर्जी तरीके से अपने में दर्ज कर दिया। फूड ऑफिस की प्रक्रियाएं। फूड ऑफिस में मोबाइल नंबर बदलने संशोधन के नाम पर 200 रुपये लिए जाने की भी कई बार शिकायतें मिली है। आप सुन सकते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ कह रहे सेमरिया विधायक प्रतिनिधि अभय मिश्रा के प्रतिनिधि मिंटू परहुआ एवं सेमरिया विधायक अभय मिश्रा। होने के बाद पंजीयन होने के बाद ये लॉक हो चुका है। आपको पता है अंतिम तिथि 10 तारीख। नहीं, ऐसे हजारों है, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, इसी साल कर देता हूँ। क्योंकि अभी इस बार सत्यापन नहीं हुआ है इसलिए उसकी वस्तु स्थिति में हम नहीं जा सकते। हमने केवल अभी पंजीयन होने के बारे में बताया है कि जिले में इतने पंजीयन फर्जी हुए हैं। सत्यापन होना अथवा ना होना ये राजस्व का मामला है। और इसके अलावा पिछले वर्ष ऐसी मेरे पास तकरीबन 2000 पन्नों की रिपोर्ट है, अगर आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। फर्जी पंजीयन पूरे सत्यापित हुए थे। हर प्रसाद के पंजीयन सत्यापित होने के बाद विनीत मिश्रा फूड इंस्पेक्टर ने भोपाल से आईडी दोबारा लॉगिन करवाई है और इसके बाद में पंजीयन डिलीट करवाए थे। ये मामला पूरी मीडिया को पता है। सत्यापन होने के बाद पंजीयन निरस्त हुए थे, तो ये मामला तो कहीं नहीं रह जाता। क्योंकि इतने पंजीयन है जिले में कि किसी भी तहसीलदार, राजस्व में तहसीलदार सत्यापन करता है अथवा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करता है। किसी के पास इतना समय नहीं कि एक एक में चेक करके बैठेगा कि स्वयं में हुआ है कि सिकमी में हुआ है, इसका स्टाम्प मूल प्रति है कि नहीं, कोई नहीं कर सकता। ये आप भी समझ सकते हैं। परंतु अभी वर्तमान स्थिति जो फर्जी पंजीयन उसका उपयोग में बता देता हूं, अगर ये सत्यापित हो जाते हैं तो, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट डेली ग्रुप में जाती है जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय से लेकर पूरी जिला उपार्जन समिति है। आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? हम सत्यापन तक क्यों जा रहे हैं? आखिर ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हो रही है कि फर्जी पंजीयन करने पड़ रहे हैं? सत्यापन तो वो बात का विषय है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद में हम आते हैं आप मेन मुद्दे पर, जो आपने कहा इसका उपयोग मैं आपको कहता हूँ। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले, समथिंग 1 साल हो गया है, सांसद जी का एक वेयर हाउस है, विजया वेयर हाउस। हमारे माननीय श्री जनार्दन मिश्रा जी का वेयर हाउस है, श्री विजया वेयर हाउस, जो जो भी होगा मुझे नहीं पता, जो भी मैटर है। हाँ, नहीं तो ये मैं आपको इस पंजीयन का खेल बता रहा हूँ। आपको कि इसका उपयोग हो कहाँ रहा है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण है श्री सांसद जी का हमारे वेयर हाउस, जहां पिछले वर्ष खरीदी हुई, खरीदी का कार्य चालू हुआ, वहां 1,80,00,000 रुपए का घोटाला हुआ। आग लगाई गई उस मामले को दबाने के लिए। अब घोटाला कैसे हुआ? 3 व्यक्तियों ने 1,80,00,000 का गमन कर लिया। कैसे? समिति प्रबंधक, ऑपरेटर, सर्वेयर और खरीदी प्रभारी सहित 4 लोग। 4 लोगों के नाम 1,80,00,000 रुपए उन्होंने बेच लिया था। उनके नाम पे एक जमीन। उन्होंने किया कैसे? उन्होंने क्या किया था? दूसरों की जमीनों का, जो मैंने अभी बताया, दूसरों की जमीनों का अपने नाम पे पंजीयन करवा लिया था। उनके नाम पर 1 इंच भी जमीन नहीं थी। सभी पंजीयनों में 500-500, 600-600 कुंटल की मात्रा सत्यापित करवा के रखी थी। और जैसे ही खरीदी चालू हुई, बिना धान वो अपनी लाई, पहली एडवांस फीडिंग उन्होंने कर ली टोटल में 5,000 कुंटल की। अब जब उन्होंने फीडिंग कर ली, यहाँ पे बिना बागरी ने और बिना जो वेयर हाउसिंग है, जिला सहकारी संजय यादव नान, इन्होंने मिली भगत करके बिना भौतिक सत्यापन के कि वास्तव में इन्होंने धान बेची है इतनी ज्यादा, 3 लोगों ने कि नहीं बेची है,
बिना भौतिक सत्यापन के ही उनकी राशि का भुगतान तक कर दिया, खातों में पैसे तक चले गए। उसमें सुखद भी हाँ नहीं, सुखद नहीं है, सुखद तो अलग विषय है, 1 करोड़ 80 लाख तो ये अलग मामला है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने उस भुगतान को सत्यापित तक कर दिया। जब भुगतान चला गया, जब मामला लास्ट में पहुंचा कि धान तो इतनी खरीदी हो चुकी है, बाकी की धान है कहाँ, तो पता चला कि 5000 कुंटल धान मौके पे आई ही नहीं खरीदी केंद्र में, और 5000 कुंटल अधिक फीडिंग हो गई और माल भी, पैसा भी उनके खाते में चला गया। तो अब जो 5000 कुंटल धान उन्होंने फीडिंग में दिखाया, क्योंकि पोर्टल में तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये धान आई थी और इसका सत्यापन हुआ, तो बची वो 5000 कुंटल किसानों की धान। अंत में बच गए किसान, क्योंकि जब R2T होता है, मैं आपको सिस्टम बता दूं, लॉगिन होता है, आप खरीदी की एंट्री करेंगे, खरीदी की एंट्री करने के बाद में आप दिखाएंगे R2T रेडी टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि मेरा जो मैंने माल खरीदा है धान, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी है। इसके बाद में परिवहन होगा, परिवहन होने के बाद में PTS से बनता है सर्वेयर, उसकी सर्वेयर करेगा, सर्वे देखेगा उसका माल सही है। उसके बनाने के बाद में PTS में जो बैठते हैं गोदाम प्रभारी श्री KB बागरी, वो अंतिम उसमें मोहर लगा देते हैं कि हाँ ये धान सही और मुझे सही सलामत मिल चुकी है इस व्यक्ति की, और इस व्यक्ति को भुगतान किया जाए। एक एक किसान का अलग अलग एक्सेप्टेंस नोट बनता है। श्री बागरी जी यह भी नहीं कह सकते कि पूरी लिस्ट आती है और मुझे नहीं पता चला कि कौन से किसान का था। एक एक व्यक्ति का अलग अलग किसान कोड, एक एक व्यक्ति का अलग अलग खाता, एक एक व्यक्ति की अलग अलग धान की मात्रा की रिपोर्ट वहां जाती है, जिसको एक्सेप्टेंस रिपोर्ट बोला जाता है। और एक्सेप्टेंस रिपोर्ट यहाँ से जनरेट होती है, फिर वहां से एक्सेप्ट होने के बाद में नान आती है, वही रिपोर्ट ऑनलाइन, फिर नान वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसकी प्रक्रिया 6 चरणों में होती है। तो ये कैसे संभव है कि 3 व्यक्तियों ने 1 करोड़ 80 लाख का घोटाला कर दिया और 6 स्टेप में पता ही नहीं चला पाया शासन कि ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। ये पता तब चला जब अंत में जिन किसानों ने वास्तव में धान बेचा था, जब उनकी धान स्थिति में थी ही नहीं और वो किसान दर दर भटकते रह गए। आज ये स्थिति है, उन किसानों को ये कह दिया गया कि तुमने बेचा ही नहीं है। ऐसे देख लीजिए, यहीं पे किसान बैठे हुए हैं। इसके पश्चात जनहित याचिका में हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने ये देखिए नोटिस जारी किया था और उसमें जांच हुई, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा निकला था। और उसी समिति को आपको आदेश भी दिखाई देता हूँ, उसी समिति को इस बार भी इसी बार पंजीयन केंद्र बना दिया गया, जिसमें हाईकोर्ट में पंजीयन का मामला चल रहा है। हाईकोर्ट ने उसमें मामला लेके रखा हुआ है, अभी निपटारा नहीं हुआ है, अंडर रिव्यू है। हाँ तो वही मामला है। हाँ हाँ तो वही, लेकिन उसी पंजीयन केंद्र को फिर से इस बार भी पंजीयन केंद्र बनाया गया है, वही माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। और ये सब सोशल मीडिया में कलेक्टर का व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको मालूम है कौन कौन से क्या है। अब ये आपने देख लिया, टोटल हो गया, आपको टोटल रिपोर्ट बताता हूँ। 47,944 टोटल पंजीयन हुए, जिसमें 5,005 पंजीयन फर्जी हुए हैं। ये रिपोर्ट मैंने कल कलेक्टर प्रतिभा पाल मैडम जी को भेजी थी व्हाट्सएप में, पूरी रिपोर्ट पूरे जिले की, साथ में मैंने लिख के भी दिया था कि मैडम इससे फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ज्ञानेंद्र पांडे जी, इनको भी पूरी रिपोर्ट जिले की भेजी थी मैंने, और व्हाट्सएप पे ये भी मैंने उनको दिखाया है, उन्होंने देखा भी है, डबल सीन भी है और ब्लू टिक भी है, आप उनसे डिलीवर कीजिए। ये है हमारी ADM अपर कलेक्टर मैडम माननीय स्वप्ना त्रिपाठी जी, इनको भी सारी रिपोर्ट मैंने कल ही भेज दी थी और जानकारी दी थी कि इस तरह से जिले में फर्जीवाड़ा चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में अब अपन आ जाते हैं सपना त्रिपाठी जी का रोल बताइए। कल मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था। मैं सपना त्रिपाठी जी को ये मानता था, वो इस सब दुनिया में नहीं, वो भी पूरी तरह से मतलब पूरा खुल्लम खुल्ला, कोई संकोच नहीं। बाकी देखने में कितना सीधा सीधा लगता है, और इस मामले में तो बिल्कुल फुल एक्सपर्ट। हाँ आगे बढ़िए। अब ये हम आ जाते हैं इसके बाद में, आपने जो हमसे सवाल का किया था कि इस पंजीयन का स्टेप क्या है, इसके फायदे क्या है, इस फायदे को मैं आपको बताता हूँ इस स्टेप में। लास्ट इसका उपयोग क्या है। फर्जी पंजीयन हो गया, फर्जी पंजीयन की बात कर रहा हूँ मैं, पंजीयन तो जिले में बहुत हो रहे हैं। तब वो हो जाएगा हाँ, जब अभी जो खतरा नंबर दर्ज किए गए हैं, अब राजस्व विभाग की टीम उसको सत्यापन करने जाएगी। स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक विशेष विषय वस्तु पर आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जब प्रजातंत्र की व्यवस्थाएं कमजोर हो जाएं, जनता वोट देती है उम्मीद के साथ कि हमारे विकास काम होंगे, उनमें रोड़ा बन जाए, बने सरकार स्वयं उसी जनता के जो जिसके वो सरकार हैं, पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो उन्हें भी वोट देती है। फिर दूसरी तरफ विधानसभा का एक तरह से मजाक बना लिया जाए। पहले विधानसभा में किसी का क्वेश्चन आ जाता था तो चर्चा हो जाती, आज आप विधानसभा की स्थिति आप सबसे छिपी नहीं। एक तो समय इतना कम कर दिया गया, बैठकें इतनी कम कर दी गई, ऊपर से हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, और
गलत पाया गया, मतलब सभी का, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, विधायक हो, एक परंपरा सी बन गई है। कुल मिला के अधिकारी राज को पूरी तरह से बढ़ावा देती है। जब सरकार नहीं होती, राज्यपाल शासन भी होता, राज्यपाल शासन लगा होता है, तब भी ये व्यवस्था जो कार्यपालिका है ये काम करती है। लेकिन चुनाव इस बात के लिए कराए जाते हैं कि जनता की हिस्सेदारी उसके नियंत्रण पर रहे। राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन से हटकर मुख्यमंत्री का चुनाव और ये विधानसभा का चुनाव इसी बात के लिए होता है कि अधिकारियों पर कहीं ना कहीं नियंत्रण है और विधायकों को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर वो कानून को बनाते हैं वहां, और अगर कोई चीज उसके इम्प्लीमेंट में गड़बड़ है या करप्शन है तो उसकी बात विधानसभा के माध्यम से रखते हैं। जब ऐसा भी होना रुक जाए, सरकार इतनी निरंकुश हो जाए, अहंकार से इतनी भरी हो, पत्राचार से भी कुछ न हो, फिर तीसरी तरह जो जिला सरकार थी, लोकल गवर्नमेंट थे, पंचायती राज, जिला पंचायत इत्यादि, वो भी लगभग शून्य कर दिए गए। फिर इसके बाद आ जाइए, प्रभारी मंत्री को जिले का मुखिया बना दिया जाता है कि एक तरह की अप्रत्यक्ष रूप से लोकल गवर्नमेंट इसी के गवर्नमेंट के विहाप में ही जो जिले स्तर पर होती है, जिसमें योजना समिति की बैठकें होती हैं और काम होते हैं, योजना समिति की आज तक चुनाव न कराए जाए, अपने मनमानी ढंग से चीजों का, पदों का दुरुपयोग किया जाता रहा हो, सत्य कोई सुनने वाला ना हो, भ्रष्टाचार लगातार हो रहा हो, और आंख मूंद कर राज्य स्तर पर तो अलग हो रहा और जिला स्तर पर अलग हो रहा। तो आज मैं जिला स्तर के भ्रष्टाचार की बात करूंगा और आपसे ये भी बताऊंगा कि जब जब जिले स्तर की बैठकों में बिना बुलाए भी क्यों जाना चाहते और हम लोगों को आने से क्यों रोक दिया जाता, कम से कम मुझे विधायक के रूप में क्यों रोक दिया जाता, जबकि उस प्लेटफॉर्म पर सभी विधायक, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, यहाँ तक कि हमारे महापौर तक को बुला लिया जाना एक बार लाजमी, लेकिन एक विधायक को एक बार नहीं दो बार, आपके सामने ये बात आ चुकी, उसको दोहराने का कोई मतलब। हम ये कहना चाह रहे हैं इसके पीछे क्या है। इसके पीछे ये है, जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, अभी मेरा जो वर्किंग प्लान है वो ये है कि अब हम एक एक विषय पर आपसे अलग अलग बात किया करेंगे। कभी माइनिंग की बात करेंगे, अभी आगे चल के फुल डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे आज बात कर रहा हूं, आना पाई का हिसाब के साथ हम आबकारी डिपार्टमेंट की बात करने वाले हैं आपसे। और भी विषय है, अब हम अगर मुंह में उन सब विषयों का नाम ले लेंगे तो उसकी महत्व थोड़ा कम हो जाएगी, आपकी इच्छा शक्ति भी कम हो जाएगी। हमारे रिसर्च चल रहे हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, फूड, नॉन, इनकी मिली भगत से संबंधित, जिसमें कि पूरे मध्य प्रदेश के पूरी तरह घोटाला हो। किसानों को तो कुछ नहीं मिल रहा, धान खरीदी हो या गेहूं खरीदी हो या उपार्जन केंद्र हो या लोगों को खरीदी का केंद्र दिया जाता है। आखिर ये 9-9, 10-10 साल से बागरी जैसे लोग यहाँ कैसे टिके? नान में यहाँ हर 6 महीने में कोई ना कोई घटना कैसे होती? मध्य प्रदेश में रीवा इस मामले में पूरी तरह से चर्चा में कैसे रहता है? इस विभाग के जो फूड मंत्री हैं डॉक्टर